जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का चैप्टर 1 भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे। आज का अपना पहला टॉपिक है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आप पूरा भारत का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं तो पूरा जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा टॉपिक है कि भारत की स्थिति क्या है विश्व मानचित्र पर। विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अब हम जानते हैं कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है और दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है। इसका जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है ना लगभग 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक इसका जो विस्तार है ना, जो इसकी चौड़ाई है ना भारत की, वे 2,933 किलोमीटर है। इस तरह इसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार जो है ना वे लगभग 30 डिग्री का अंतर है, के बीच 30 डिग्री का अंतर है। अब हम देखते हैं कि भारत की जो समुद्री सीमा है ना वह कहाँ तक है। भारत की समुद्री सीमा मुख्य रूप से 12 समुद्री मील अर्थात नॉटिकल माइल लगभग 21.9 किलोमीटर तक है। अब हम जान लेते हैं कि भारत का आकार क्या है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। इसकी जो आकार है ना वो इस प्रकार है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का आकार कैसा है, विशिष्ट भौतिक विविधता है इसमें। उत्तर में उच्च पर्वत हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ यहाँ पर। उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में वनों से ढकी पहाड़ियाँ हैं। मरुस्थल में रेत का फैलाव है। उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियाँ हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर हैं। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर संसार में भारत की स्थिति कौन से नंबर पर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार में 7वां बड़ा देश है। भारत से अधिक क्षेत्रफल वाले देश क्रम से हैं। आपको न जो भारत से बड़े देश इनको याद करने की ट्रिक है, रक्कू बाई, RCCUBAI। आर से हो गया आपका रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे USA, पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और जो 7वें नंबर पे आता है वे अपना प्यारा इंडिया। अब हम जानते हैं उपमहाद्वीप क्या है। किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से महाद्वीपों के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है तथा उसके भूभाग पर एक रूपणता हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर से पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश तथा मध्य में भारत सम्मिलित है। जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछे जाते हैं हर बार। अब हम जानते हैं हिंद महासागर। भारत को हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यही एक मात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हिंद महासागर हुआ है। पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तटरेखा अन्य किसी भी देश की तटरेखा से अधिक लंबी है। अब हम जानते हैं कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। पश्चिम में अरब महासागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण मध्य एशिया में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत को केंद्रीय स्थिति पश्चिम में स्थित यूरोप के विकसित राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने में सहायक है। वहीं दूसरे ओर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व
अमेरिका आदि देशों से व्यापार संबंधित स्थापित करने में भी सहायक है। भारत की लंबी तटरेखा से क्या लाभ है भारत को? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी आया था। बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूलन दशाएं उपलब्ध कराती है तथा रोजगार सृजन में सहायक है। व्यापार के लिए भी जलमार्ग उपलब्ध कराती है। अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप तथा संपन्न पश्चिमी एशिया को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों चीन, विकसित उद्योगों वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने कर पार महासागरीय जल महासागर भारत से होकर गुजरते हैं। अब हम जानते हैं भारत के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। आखिर है क्यों? अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, अर्थात 2933 किलोमीटर का देशांतीय अंतर है। सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं अनुमान। अतः अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य जो समय का अंतर है ना, 30 गुना में 4 करने के बाद हमारा 120 मिनट आएंगे, अर्थात 2 घंटे ही आएंगे। अब हम जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धूप और मानसूनी वर्षा को करोड़ों भारतवासियों की नियति तय करती है। कैसे? तापमान और वर्षा जलवायु के 2 मुख्य तत्व हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की मिट्टियाँ, जीव जंतुओं व मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ता है। कृषि पर आधारित उद्योग और उनसे जुड़े लोगों का भाग्य इन दोनों जलवायु तत्वों से जुड़ा है। इसलिए यह कहना बिल्कुल उपयुक्त है कि उष्णकटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धूप और मानसूनी वर्षा करोड़ों भारतवासियों के लिए नियति तय करती हैं। ये 101% सत्य है। आज का अपना लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हैदराबाद में दोपहर का सूर्य कभी सिरा बिंदु से उत्तर की ओर और कभी दक्षिण की ओर होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं होता? सूर्य का आभासी संचरण कर्क व मकर रेखा के बीच ही होता है। जो सूर्य है ना, वह तो कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर ही जाता है, इससे ऊपर ना जाता है या ना नीचे जाता है। हैदराबाद कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, इसलिए यहाँ सूर्य वर्ष भर में 2 बार शिरो बिंदु पर उत्तरायण व दक्षिणायन परिगमन करते हुए रहता है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ सूर्य शिरो बिंदु के दक्षिण में ही रहता है। इसके साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है।